हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। और सेशन अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन सेशन को शेयर जरूर कर देना। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सैटरडे को क्लास किया था मराठा एम्पायर और पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। आज है मंडे, दोपहर 12 बज चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे मराठा एम्पायर पार्ट 2 के बारे में, ठीक है? तो आप सब लोग अपने पेज पे ऊपर एकदम मेंशन कर लीजिए मराठा साम्राज्य भाग 2 है जी, भाग 2। और आप सब लोगों ने जाना था कि इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा था और आज हम शिवाजी के बाद पढ़ने वाले हैं जिसमें हम संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम के बारे में पढ़ेंगे, साहू जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों? ओके, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होने जा रहा है वो संभाजी से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि संभाजी जो थे वो शिवाजी के बेटे थे और ये कैद में थे औरंगजेब के, और औरंगजेब ने इनको आजाद कर दिया था। और करीब करीब 1680 से लेकर 1689 तक संभाजी ने शासन किया। तो पहली शुरुआत किससे होती है? संभाजी से। तो साथियों ध्यान रखना, संभाजी इनका शासन 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक होता है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, संभाजी के बारे में बात आती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे शासक के रूप में साबित नहीं हो पाए थे, ठीक है? एक बात का ध्यान रखेंगे। और इन्होंने क्या किया था, कवि कलश को, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, कवि कलश को अपना सेनापति नियुक्त किया था। क्या किया था? अपना सेनापति, ध्यान रखेंगे, अपना सेनापति नियुक्त किया, ठीक है? अब कवि कलश को अपना सेनापति नियुक्त किया। अच्छा, उसी समय एक छोटी सी घटना और आपको मैं बताना चाहूंगा। वो छोटी सी घटना क्या थी कि संभाजी और कवि कलश इन दोनों ने मिलकर किसी एक को सपोर्ट किया था। आप सब लोग जानते हैं कि संभाजी और कवि कलश इन दोनों ने मिलकर, ध्यान रखना, संभाजी और कवि कलश, साथियों ध्यान रखना, कवि कलश दोनों ने औरंगजेब के विद्रोही बेटे, ध्यान रखना, विद्रोही बेटे अकबर का साथ दिया, जिससे नाराज औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश, ध्यान रखना, कवि कलश की हत्या करवाई। एक बात का ध्यान रखना, कहा जाता है कि इनकी हत्या जो थी वो बहुत दर्दनाक तरीके से थी। कहा जाता है कि इनके बाल, नाखून एक एक करके उखाड़े गए थे। अब दरअसल इसके पीछे भी तमाम सारे रीजंस ये निकल के आते हैं कि औरंगजेब के एक बेटे थे अकबर, इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब के खिलाफ यानी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह में इन लोगों ने इनका साथ दिया था, ठीक है ना? अब इन लोगों ने साथ दिया, इस वजह से औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब ने इन दोनों को इस्लाम पहले कबूल करवाने का प्रयास किया, इस्लाम कबूल नहीं किया तो इन लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इस बात का ध्यान रखना। और क्या हुआ यहीं पे ध्यान रखना, एक घटना और क्या हो जाती है। रायगढ़, और पुणे पर अधिकार किया। और एक बात का ध्यान रखना, औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी के बेटे
साहू जी को पुणे में कैद किया और संभाजी की पत्नी को भी यहीं रखा जेल के अंदर। ध्यान रखना, साहू जी को क्या किया, पुणे में कैद किया। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ कि औरंगजेब इस तरह के काम करता है और राजा राम यहां पर अब गद्दी पर बैठते हैं। अब यहां पर अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं राजा राम। ध्यान रखना, राजा राम गद्दी पर बैठते हैं, जो कि भाई थे, सौतेले भाई थे किसके, संभाजी के। और राजा राम गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने क्या किया था, 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है ना। राजा राम क्या थे, इन्होंने साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। क्यों ऐसा था, क्योंकि शासन किया, ध्यान रखना, शासन किया। क्यों ऐसा था, क्योंकि साहू जो है उस समय पुणे जेल में बंद थे। ठीक है ना। तो राजा राम जो है ये संभाजी के सौतेले भाई थे और इन्होंने क्या किया, संभाजी के बेटे साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। ठीक है ना। और सतारा इनकी राजधानी बनती है। क्या, सतारा इनकी राजधानी बनती है। क्या बनती है, सतारा राजधानी बनी। ध्यान रखना, सतारा क्या बनी, इनकी राजधानी बनी। ठीक है साथियों। अच्छा, ये पॉइंट यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, राजा राम का शासन चल ही रहा था कि उसी बीच क्या होता है कि ताराबाई आकर शासन करना शुरू कर देती हैं। तो अगले जो राजा आ जाते हैं वो आ जाते हैं शिवाजी। अब ये शिवाजी, ध्यान रखना, ये शिवाजी द्वितीय हैं, ध्यान रखना इस बात का। और ये केवल और केवल 4 साल का है शिवाजी। तो इनका शासन जो चलता है 1700 से लेकर के लगभग 1707 ईस्वी तक चलता है शिवाजी। इनकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी। माता ताराबाई, ध्यान रखना, माता कौन है, ताराबाई, वास्तविक शासिका। माता कौन है, ताराबाई वास्तविक शासिका थी। वास्तविक शासिका थी, मतलब राजा इसने बनाया था किसको, शिवाजी द्वितीय को, लेकिन क्या है, ताराबाई ही शासन करती थी। इस बात का ध्यान रखना यहां पे। अब इसी बीच क्या हुआ कि 1707 में एक घटना होती है, वो घटना मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो घटना आप ध्यान से सुनना। घटना क्या है, घटना को ध्यान से सुनेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये पहली घटना हुई। इनके बेटे मुअज्जम ने ध्यान रखना इस बात का, इनके बेटे मुअज्जम ने साहू को आजाद किया। ये सीन समझ में आया। साहू क्या थे, कैद में थे, पुणे जेल में थे। औरंगजेब की मृत्यु हुई और ये साहू जो मुअज्जम की सेवा में थे, इनको आजाद किया। अब साहू जब पहुंचते हैं सतारा, तो यहां पर मामला बढ़ जाता है किसके साथ, ताराबाई के साथ। यहीं पर होता है एक युद्ध जिसको हम सब लोग कहते हैं खेड़ा का युद्ध। और ये खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। और ये किसके किसके बीच होता है, साहू जी वर्सेस ताराबाई। ठीक है, साहू जी वर्सेस ताराबाई के बीच में ये खेड़ा का युद्ध होता है। और इस खेड़ा की लड़ाई में एक ऐसा व्यक्ति है जो साहू जी का साथ देता है, और वो है बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखना, यहाँ पे साहू और ताराबाई के बीच इस युद्ध में क्या हुआ था, इसने साहू का साथ दिया था।
अब इस बीच आप देखेंगे कि खेड़ा के युद्ध के बाद साहू जी, इस युद्ध में क्या हुआ, साहू विजयी हुए, साहू विजयी हुए, विजयी हुए। अब यहां से आप देखेंगे कि साहू जी का शासन चलता है, लेकिन साहू जी ने एक व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत दे दी, और वो व्यक्ति है कौन, पेशवा, मतलब पद है पेशवा। अब यहां पे नाम शुरू हो जाता है साहू जी। साहू जी, ध्यान रखना, साहू जी, जब हम बात करते हैं साहू जी की, तो साहू जी कोई अलग परिवार से नहीं है, ये शिवाजी के ही परिवार से हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया था, है ना। तो साहू जी यहां पर क्या होते हैं, शासन करते हैं, और इनका शासन चलता है 1707 ईस्वी से इनका शासन चलता है 1748 ईस्वी तक इनका शासन चलता है साहू जी का। ठीक है, ओके। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, यहीं से उत्कर्ष शुरू हो जाता है, इन्हीं के शासनकाल से, है ना, पेशवाओं का उत्कर्ष शुरू हो जाता है साहू जी। तो इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा नियुक्त किया, यानी एक शासक, एक प्रशासक के रूप में, ध्यान रखना, और पहला पेशवा नियुक्त किया। अब यहां पर आप देखेंगे, इससे पहले विश्वनाथ क्या थे, सरे नौबत या सने करते, इसका मतलब क्या है, सेना प्रमुख थे। तो ध्यान रखना, सने करते या सेना प्रमुख थे बालाजी विश्वनाथ, अब क्या हो जाते हैं, ये पेशवा बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ये क्या बन जाते हैं, पेशवा। अब यहीं से शासन शुरू हो जाता है किसका, पेशवाओं का। तो हेडिंग में आएंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, इतिहास शुरू हो जाता है पेशवाओं का इतिहास शुरू होता है, और यहां पे पहला नाम लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ जो है, ये 1713 से लेके, माफ कीजिएगा, 1713, ध्यान रखना, 1713 से लेके 1720 के बीच में इनका जो व्यवस्था है वो एक पेशवा के रूप में है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये सेना करते हुआ करते थे, सने करते नहीं, सेना करते, ध्यान रखना, क्या थे ये, सेना करते, ध्यान रखेंगे, सेना करते यानी सेना प्रमुख, सेना करते, ठीक है, सने करते नहीं, सेना करते यानी सेना प्रमुख थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बालाजी विश्वनाथ जो हैं बेटा, ध्यान रखना, ये पहले पेशवा यहां पे क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब इनके लिए एक अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके समय की एक घटना होती है 1719 में सैयद बंधु, याद होगा आप सबको, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुखसियर, ध्यान रखना, फर्रुखसियर कौन है, मुगल शासक है, ठीक है ना। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए संधि की आपस में, यहां पे क्या हो रहा है, संधि की आपस में कि भाई फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया जाए किस तरीके से। अब इसके बाद और एक बात जान लीजिए, पेशवा का जो पद है ये वंशानुगत है, वंशानुगत, जैसे राजा का बेटा राजा, ऐसे पेशवा का बेटा पेशवा। अब बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा है वो कौन है, बाजीराव प्रथम, ध्यान रखना, बाजीराव प्रथम, ध्यान रखना, बाजीराव प्रथम, ये पहला पेशवा है।
और 1720 से लेकर के 1740 तक इस पेशवा ने तहलका मचा दिया था 20 सालों तक। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव प्रथम। और ये पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे ये ब्राह्मण जाति के थे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहां पे क्या आता है, मराठों की विजय पताका। पहला पॉइंट क्या आता है, मराठों की विजय पताका। विजय पताका, बेटा पताका मतलब समझ रहे हैं ना, पताका मतलब झंडा, फ्लैग। मराठों की विजय पताका को अटक से कृष्णा तक फैलाया। ध्यान रखना, अटक से कहां तक फैलाया, कृष्णा तक इसने फैलाया। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रथम पेशवा जो दिल्ली में प्रवेश किया। ध्यान रखेंगे, पहला पेशवा है जिसने दिल्ली में प्रवेश किया। अब ध्यान रखना बच्चों, इसी समय क्या हुआ कि निजाम लोग अपने आप को फ्री कर लिए थे हैदराबाद में। तो यहां पर क्या होता है कि 23 जून को एक युद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 1724 में। ध्यान रखें, तो 1724 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है सूकरखेड़ा युद्ध। ध्यान रखेंगे, सूकरखेड़ा युद्ध 1724 में होता है। और इसमें क्या हुआ, दरअसल हुआ यह था कि जब ये पेशवा लोग दिल्ली की तरफ अटैक करते थे तो इनको एक बात का ये डर रहता था, अगर मान लीजिए मैं अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ जाऊंगा या उत्तर की तरफ जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि ये हैदराबाद के जो निजाम लोग हैं ये समझे कि मराठाओं की जो सेना है वो तो उत्तर भारत में गई है, तो इनको जितना आसान हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग क्या करें जो है यहां पे अटैक कर दें, है ना। हाँ, तो इस वजह से क्या हुआ, सूकरखेड़ा का युद्ध हुआ। अब इस सूकरखेड़ा के युद्ध में क्या हुआ, किसने 2 लोगों को हराया यहां पे, ठीक है। हैदराबाद के निजाम तथा मुगल सूबेदार। अब ये मुगल सूबेदार कहां का है, दक्कन का। ध्यान रखना, मुगल सूबेदार मुबारिज खान। ध्यान रखना, मुगल जो यहां पे सूबेदार है मुबारिज खान। साथियों, मुबारिज खान ब्रैकेट में डाल देना, ये कहां का था, दक्कन का को हराया, को बाजीराव ने हराया। बाजीराव ने हराया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खान जो दक्कन के हैं, बाजीराव ने इन दोनों को क्या किया, हरा दिया था, ठीक है। यहां पे अब एक बात और ध्यान रखने, 2-3-4 साल के बाद ये हैदराबाद के लोग फिर से उछलने लगे। तो एक युद्ध और होता है 1728 जिसको कहा जाता है पालखेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, बाजीराव ने सेम रिजल्ट, बाजीराव ने निजाम को हराया। और इस बार हराया ही नहीं, इस बार इनको कहा कि भाई साहब एक काम करो, बार बार तुम अटैक कर रहे हो, रुको बताता हूं। बाजीराव ने निजाम को हराया और निजाम को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये निजाम जो थे ये अब क्या करने लगे, ये टैक्स देने लगे। और यहीं पर क्या हुआ, मुंशी शिवगांव संधि। ध्यान रखना, मुंशी शिवगांव संधि। अब मुंशी शिवगांव संधि जो होती है, इसी के तहत
इसी के तहत हैदराबाद चौथा और सरदेशमुखी टैक्स दिया। ठीक है, इनको कहा कि भाई अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब आपको यहीं पर एक छोटी सी स्टोरी में आपको छोटी सी सुना देता हूं। अब वो स्टोरी क्या है, इसी बीच क्या हुआ कि दिल्ली पर जब इसने अटैक किया, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली को डोमिनेट किया, मुगल्स को डोमिनेट किया, साउथ में हैदराबाद में निजाम को डोमिनेट किया, दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को डोमिनेट किया। उस बीच औरंगजेब के परिवार के लोगों ने बुंदेलखंड के एक राजा थे मधुक शाह के बाद चंपत राय, और चंपत राय के बाद उनका बेटा है छत्रसाल, जो बुंदेलखंड पे राज करता था। उनको ये मुगलों ने हमेशा परेशान कर रखा था। आपको हमने औरंगजेब की क्लास में ये चीज जरूर पढ़ाया होगा, मधुक शाह और इन सब का नाम जरूर हमने आपको बताया होगा। छत्रसाल उन दिनों बुंदेलखंड पे शासन किया करते थे। ये लगभग 1728 के आसपास की बात बता रहा हूं आपको। और दिल्ली को डोमिनेट करने के बाद जब बाजीराव निकल के पहुंचते हैं तो इनका वेलकम किया गया बुंदेलखंड में कि भाई आप बुंदेलखंड आइए, आपका हम स्वागत करेंगे, आपने हमारे लिए बहुत काम किया है, मुगलों को डोमिनेट किया है, क्योंकि इन मुगलों ने हमें परेशान करके रखा हुआ था। साथियों, यहीं पर एक छोटी सी कहानी आती है, उस कहानी में क्या सच्चाई है आप लोग खुद तय करना। एक बार क्या हुआ कि मुगलों के साथ, दिल्ली के साथ बुंदेलखंड के टेंशन्स ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस समय छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी थी कि भाई साहब आप मेरी मदद करिए, इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, दिल्ली के लोगों ने। शायद इस वजह से बाजीराव ने दिल्ली पर अटैक किया था। और उस बीच एक कहानी मार्केट में चलने लगी, और वो कहानी ये थी कि आने वाला इतिहास ये ना कहे कि एक क्षत्रिय युद्ध में फंसा हुआ था और ब्राह्मण खाना खाने में व्यस्त था, क्योंकि पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कि दुनिया ये ना समझे कि एक क्षत्रिय ने युद्ध मैदान से एक ब्राह्मण को आवाज दी कि मेरा साथ दो। अब ब्राह्मण का यह कर्तव्य बनता है कि जाकर के उसका साथ दे, ये नहीं कि वो खाना खाने में व्यस्त है। तो छत्रसाल ने इसका वेलकम किया। ध्यान रखना, यहीं पे मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूं। छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा ने बाजीराव का अपने दरबार में भव्य स्वागत किया। अब भव्य स्वागत में होता क्या है भाई? भव्य स्वागत का मतलब क्या होता है? ग्रैंड वेलकम का मतलब क्या होता है कि भाई एकदम बिल्कुल नाच गाना चलता हो, दारू मदिरा शराब है ना, और मटन पकता हो, सब कुछ हो रहा हो, तो यही है ग्रैंड वेलकम। तो भव्य स्वागत किया। इसी दौरान छत्रसाल के महल में एक नाचने वाली लड़की मस्तानी से बाजीराव का प्रेम हो गया। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि प्रेम ऊंच नीच जात पात है ना, ये सब नहीं देखता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि
छत्रसाल के दरबार में नाचने वाली लड़की है मस्तानी, उससे बाजीराव का प्रेम हो गया। और आपने इस पे मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो ये एक लव स्टोरी है। अब यहाँ पे इस लव स्टोरी को आगे हम एंड करते हैं, आपको एक जानकारी देने के बाद एंड करते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि शिवाजी ने सबको डोमिनेट किया था? मुगलों से लेकर के शाइस्ता खान, बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो अहमदनगर रहा हो, चाहे वो बीजापुर रहा हो, सबको डोमिनेट किया। ये बात तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन शिवाजी ने एक ऐसी जाति थी जिसको पूरी तरीके से हराने में नाकाम रहे थे। याद होगा, उसके लिए शिवाजी ने नेवल आर्मी भी बनाई थी, और वो थी जंजीरा के सीधी, जंजीरा के सीधी जनजाति के लोग। याद आया आपको? 1733 में बाजीराव ने जंजीरा के सिद्धियों को हराया। ये एक बहुत बड़ा यहां पे काम हुआ है। यहां पे इस बात का ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बाजीराव ने जंजीरा के सिद्धियों को हराया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं। साथियों, एक बात का ध्यान रखना आप सब लोग, ये आप लोग लिख लेना अच्छे से, है ना, इसको अच्छे से लिख लेना आप सब लोग। चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगले पेशवा के बारे में बात करेंगे, जिनके टाइम पर मराठा साम्राज्य बहुत आगे बढ़ गया। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 से लेके 1761 ये थे। 1740 से लेके 1761 तक थे कौन? बालाजी बाजीराव। इस बात का ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना गया है, ध्यान रखना, नाना साहब। एक बात का और ध्यान रखना, कई पेशवा हैं जिनको नाना साहब के नाम से जाना गया, इस बात का ध्यान रखना। नाना साहब भी कहते थे, ठीक है। एक नाना साहब 1857 की क्रांति में भी मिलेंगे आपको, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ओके। इनके समय की एक सबसे बड़ी घटना मैं आपको बता दूं, संगोला की संधि। बच्चों, संगोला और संगोली दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। संगोला की जो संधि हुई है, ये हुई है 1750 में। अब ये 1750 में जो संगोला की संधि हुई है, ये किसके किसके बीच में हुई है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये मराठा पेशवाओं और राजा राम के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? मराठा पेशवा वर्सेस राजा राम। अब ये राजा राम वो नहीं है, आप इनको राजा मत समझना, ये राजा राम वो नहीं है जो मराठा शासक थे, नहीं, ये दूसरे हैं, ध्यान रखना। तो संगोला की संधि हुई 1750 में, मराठा पेशवा वर्सेस राजा राम, ये हुआ था इनके बीच में, ठीक है। और इसी के बीच में अगर आप देखेंगे, इनके जो राजधानी हुआ करती है वो अब बन चुकी है पुणे। क्या बन चुकी है? पुणे बन चुकी है, पुणे, ध्यान रखना। राजधानी अब क्या बन चुकी है इनकी? पुणे। यानी कि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो कहां से हो रहा है? पुणे से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 1752 में क्या होता है? झलकी की संधि। 1752 में झलकी की संधि, और ये किसके किसके बीच में होता है? मराठा पेशवा वर्सेस मराठा पेशवा वर्सेस निजाम, ठीक है। ये मराठा पेशवा और निजाम के बीच में क्या होता है? यहां पे युद्ध होता है, ठीक है ना। ओके ओके। और यहां पे क्या हुआ? जब ये हुआ क्षेत्र, इस संधि के बाद क्या हुआ? निजाम ने बरार का, इसमें क्या हुआ? निजाम ने बरार का आधा क्षेत्र
आधा क्षेत्र मराठों को दिया, मराठों को दिया, ध्यान रखना, किसको दिया? मराठों को दिया, इस बात का ध्यान रखना। अब यहीं पर क्या हुआ, एक गुड़ी पड़वा का दिन था भैया, मकर संक्रांति जिसको आप कहते हैं, 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पानीपत का तीसरा युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ? मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखना। अहमद शाह मराठों और किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर आप देखेंगे मराठों के जो सेनापति हैं, जो सेना प्रमुख हैं, वो कौन है? ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर जब युद्ध शुरू हो जाता है तो इसके जो सेनापति हैं, सेना प्रमुख हैं, सदाशिवराव भाऊ हैं। कौन है? सदाशिवराव भाऊ, ये नाम आप जानते ही होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब इस युद्ध के बारे में बात आती है तो एक बात ध्यान रखना, 3 पानीपत में लड़ाइयां हो चुकी हैं और तीनों में सबसे जो बड़ी जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, अगला पॉइंट क्या है? इनके तोप खाने का प्रमुख जो है वो क्या है? इब्राहिम खां गर्दी, इब्राहिम खां गर्दी, ध्यान रखना, ठीक है? इब्राहिम खां गर्दी। और इस युद्ध के धोखेबाज कौन हुए इस युद्ध के? मल्हर राव बीच युद्ध से भाग गए। ये पॉइंट नोट कर लेना, तीनों पानीपत युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध तृतीय युद्ध था। बड़ा इन द सेंस ये कि लोगों की कैजुअलिटीज इसमें बहुत ज्यादा हुई थी, इस बात का ध्यान रखना। मतलब 3 पानीपत के मैदान में युद्ध हुए हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक युद्ध हुआ है वो यही हुआ है। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इस युद्ध में क्या हुआ ध्यान रखना, यहां पे लिख सकते हैं, इस युद्ध में मराठों की हार हुई। युद्ध में क्या हुआ? मराठों की हार हुई। अब बच्चों जब मराठों की हार यहां पे हो जाती है, मराठों की हार होती है, सदाशिवराव भाऊ सब लोग मारे जाते हैं, ठीक है? इब्राहिम गर्दी भी शहीद होते हैं, सब लोग मारे जाते हैं। तो उस समय जो पेशवा है कौन है? आप जानते हैं, बालाजी बाजीराव है। ये काफी एजेड भी हो चुके थे। कहा जाता है कि इनके पास जो सूचना पहुंचाई गई, एक कवि के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से सूचना पहुंचाई गई। कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, सैकड़ों तारे डूब गए, ऐसे करके इनको सूचना दी गई एक कविता के माध्यम से। और ये जब खबर सुनी बाजीराव ने तो उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई, ठीक है? इसके बाद अगले जो पेशवा बनते हैं वो माधव राव बनते हैं, ठीक है? अगले पेशवा जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? माधव राव। अब माधव राव प्रथम जो पेशवा बनते हैं ये 1761 से लेके 1772 तक ये पेशवा बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये जब पेशवा बनते हैं साथियों, ये जब पेशवा बनते हैं माधव राव, तो इनके समय में क्या हुआ था? ओके, देखिए इनके समय में क्या हुआ। सबसे पहली बात जो ध्यान रखेंगे, 1763 में राक्षस भुवन
राक्षस भुवन की संधि हुई, और किसके किसके बीच में हुई? वही मराठा और निजाम, मराठा और निजाम। ठीक है। माधव राव जो है वो बहुत दिन शासन नहीं कर पाए और ये एक बीमारी से मर गए। आप सब लोग बीमारी का नाम जानते होंगे, उन दिनों बहुत फैली हुई थी वो बीमारी, जिसको फ्लू बीमारी या क्षय रोग, क्षय रोग से मृत्यु, क्षय रोग से मृत्यु। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट दिमाग में चल रहा था, इसी वजह से दिमाग में काफी देर से आ नहीं रहा है। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि किस पेशवा के टाइम पर मराठों का जो शासन था वो हाइट पर पहुंच गया, तो वो थे कौन? ये बालाजी बाजीराव, जिनको आप सभी लोग क्या कहते हैं? नाना साहब। इनके टाइम पर एक्सपेंशन मराठों का सबसे ज्यादा हुआ था, इस बात का ध्यान रखें। ये कहीं पॉइंट में नोट में करके लिख लेना कि मराठों का सबसे अधिक एक्सपेंशन बालाजी बाजीराव पेशवा के टाइम पर हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपका नंबर आता है माधव नारायण राव या माधव राव नारायण, ध्यान रखना, माधव राव नारायण। ठीक है। अगला जो पेशवा जो आते हैं वो क्या आते हैं? माधव राव नारायण, माधव राव नारायण। साथियों एक बात का ध्यान रखना, अब यहां से क्या हुआ? मराठे एकदम बिल्कुल कमजोर होते हुए चले गए, और ये 1774 से लेकर के, ध्यान रखना 1774, ध्यान रखना 1774 से लेकर के 1796 तक ये क्या है? आपके पेशवा है। ठीक है। ये पेशवा बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब जब ये पेशवा बन जाते हैं तो इनके समय की घटना क्या होती है? पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है इनके समय में। ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775। ठीक है। अब इसके बाद अंतिम पेशवा जो आते हैं वो कौन आते हैं? अंतिम पेशवा जो आते हैं, अंतिम पेशवा जो आते हैं वो आते हैं साथियों बाजीराव द्वितीय। क्या आते हैं? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है 1796 से 1818 तक ये आपके क्या है? पेशवा है। ठीक है। इनके समय में क्या होता है? दो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक तो होते हैं 1803 के आसपास और एक हो जाता है आपका 1818 के आसपास। ठीक है ना। ओके। ओके। अब इनके समय में क्या है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 में चलता है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1818। ठीक है, 1818। और इसी में क्या हुआ था? इसी दौरान जो हुआ था, इसी युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया। पेशवा का पद समाप्त। और क्या हुआ? इन्हें पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कहाँ है साथियों? कानपुर, यूपी। ठीक है। तो पेशवा बाजीराव को क्या किया गया? बिठूर भेज दिया गया। और आप जानते हैं कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र, पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो बट जाता है ना। हाँ, पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो बट जाता है। ठीक। अब जो मराठा थे वो कई भाग में बट गए थे। ठीक है। हाँ, कई भाग में बट गए। जैसे पूना में आप देखें या पुणे में आप देखें तो भोसले,
पुणे में आप देखेंगे तो भोसले, इंदौर में आप देखेंगे तो होलकर, और इसके बाद ग्वालियर में आप देखेंगे तो ग्वालियर में आप देखेंगे तो सिंधिया, सिंधिया, ठीक है, ओके। तो इतने सारे में बट गए थे, और एक और भी है, ध्यान में नहीं आ रहा है, एक और डिवीजन हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो ये कई सारे डिवीजन में ये बट गए थे, ठीक, हाँ, ओके। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र, पुणे भोसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, ठीक है। एक और है, थोड़ा मिस कर रहा है, एक बार आप लोग देखना, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। एक और है, क्योंकि दिमाग में है मेरे, तो है तो इसका मतलब है। तो हुआ ये था कि जब जो ये मराठा साम्राज्य है, यहां से सबसे बड़ी चीज आती है, जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो इसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, इनको ग्रिप में ले लिया, और ग्रिप में लेने के बाद, है ना, हाँ, सतारा, नागपुर, नागपुर का जो क्षेत्र आता है, वो नागपुर का क्षेत्र आता है वो गायकवाड़ का हो जाता है। नागपुर, देखिए याद आ गया, नागपुर का जो क्षेत्र था, नागपुर का जो क्षेत्र था वो गायकवाड़ के पास आ जाता है, ठीक है ना, गायकवाड़। तो ये कई सारे ऐसे थे जो उस क्षेत्र में बटे हुए थे, एक बात का ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय के समय में यहां पे आप देखेंगे तो जो गवर्नर हैं, बंगाल के जो गवर्नर हैं, ये बहुत खतरनाक है। बंगाल के गवर्नर जो थे, बंगाल के यहाँ पे गवर्नर, वैसे जब मैं गवर्नर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ही, बट ये जो गवर्नर है वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, इसी ने क्या किया था, पूरी तरीके से मराठाओं को डोमिनेट कर दिया था, ठीक है। हाँ, तो ये मराठा पेशवा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हाँ, पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। और बड़ी बात ये थी कि इनको पेंशन देके कहाँ भेज दिया, बिठूर भेज दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो बाजीराव द्वितीय जो है, इन्होंने बिठूर में 3 लोगों का पालन पोषण किया। यहीं पे आप अगर देखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, बिठूर में यहाँ पे 3 लोगों का पालन पोषण किया। तो 3 लोग कौन, एक तो इनका बेटा खुद नाना साहब, जिसको नाना साहब नाम ही दिया गया था, जिसको आप सब लोग धोंधू पंत भी कहते हैं, धोंधू पंत, एक तो ये हो गए। दूसरे कौन हो गए, मणिकर्णिका, ये हो गई। लक्ष्मीबाई, जिनको आप सब लोग कहते हैं, लक्ष्मीबाई आप जिनको कहते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका रामचंद्र पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग है शायद, एक मिनट, रामचंद्र पांडुरंग। तो ये कौन है, तात्या टोपे, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन तीनों का पालन पोषण बिठूर में ही किया था, किसने, बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है साथियों, ओके। तो लगभग आपका ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इस पॉइंट के बाद अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, मराठा एम्पायर आपका कंप्लीट हो जाता है, और मुगल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट डे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्वतंत्र राज्य, यानी कि फ्री स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्री स्टेट में डिस्कशन हमारा जो होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, और बात करेंगे मैसूर के बारे में। इन तीन चीजों को पढ़ने के बाद सीधे हम लोग चलेंगे मॉडर्न पे, ठीक है। और मॉडर्न में हम लोग बात करेंगे किस पे बात करेंगे, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, डैनिश, स्वीडिश,
इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।